हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है चैप्टर नंबर 12 का। एक्चुअली हम कंबाइंड ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं, दोनों चैप्टर्स को, मतलब यूनिट नंबर 8 को पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बारे में थोड़ा जल्दी समझते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक वीडियो ना बनाकर शॉर्ट में समझते हैं। वैसे नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखते हैं क्या है इसमें। अगर मैं समझाता हूं तो आपको इसमें क्लियर समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया है ना। इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती है। जो काली पृष्ठ जो दिख रहा है आपको साइड वाले राइट में दिख रहा होगा डायग्राम, यहां पर क्या है, काली काली पट्टियां दिखाई दी गई, चमकीली दिखाई गई। काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रेखाएं दिखाई गई। इन रेखाओं को एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा ऐसा कहते हैं। बामर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया है जो लगभग 1885 में दिया था। जो सभी रेखाएं जो मिली है, जो काली पट्टी पर जो रेखाएं मिली है, उनकी तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कर सकते हैं, और तरंगदैर्घ्य अगर ज्ञात कर सकते हैं तो डेफिनेटली उससे आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन है 1/λ। अभी मैं आपको बोर्ड पर आके बताता हूं, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बेटा, 1/, ये वाला सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहां पर 1/, तरंगदैर्घ्य, लेमडा यहां पर तरंगदैर्घ्य है, आर यहां पर है रिडवर्ग नियतांक, या रिडवर्ग का नियतांक कह सकते हैं हम इसको। इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की घात 7 प्रति मीटर। अब यहां पर ये आर रिडवर्ग नियतांक है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये n1 क्या है, n2 क्या है, यही हमें यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर ये जो स्पेक्ट्रम मिला है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिले इसमें 5 श्रेणियां मिली है: लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज। पांचों सीरीज मिली है। और उन पांचों सीरीज किसमें मिली है, तो ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है, या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, वो उन्हीं के किसी किसी भाग में मिली है हमें। तो जैसे हम बात करें, सबसे नीचे वाला पार्ट जो है वो लाइमन, दूसरा वाला जो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये बामर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट और फुंड, ऐसे करके हमें मिला हुआ है। तो देखिए बच्चों, सबसे नीचे वाला भाग जो लाइमन है वो हमें मिला है परावैंगनी भाग में या अल्ट्रावायलेट रीजन में। दूसरा बामर श्रेणी की बात करें तो ये हमें दृश्य प्रकाश में मिला। किस वाले प्रकाश में मिला, ये दृश्य प्रकाश में मिला। तीसरे, चौथे और पांचवें की बात करें, मतलब पास्चन, ब्रैकेट और फुंड की बात करें, तो तीनों के तीनों हमें किस में मिले, अवरक्त किरणों के भाग में मिले या इंफ्रारेड रेडिएशन में मिले हैं। ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू क्या 1 होनी चाहिए, मतलब n1 की वैल्यू क्या दीजिएगा, n1 की वैल्यू 1, या n की वैल्यू 1 2 3 ऐसा करके हम लिख सकते हैं। ठीक है। एक एन अगर इंफिनिटी तक जाते हैं तो इसकी मान हो जाता है 0। अब यहां पर देखते हैं तो लाइमन श्रेणी जो मिली है उसमें जो ऊर्जा है उसका मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपको पता है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की ऊर्जा होती है। इसके थोड़ा ऊपर वाले उसमें पार्ट में गए तो हमें मिल जाएगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो लिख लीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल के साथ में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का संबंध होता है। ऐसे ही ये ऊर्जा ऊपर जैसे हम जाते जा रहे हैं तो ये ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये देखिए माइनस होती जाएगी, अगर ऊपर और जाते हैं तो ये प्लस में हो जाती है। लेकिन अभी हमें यहीं तक स्टडी करना है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे कम ऊर्जा थी, इसके बाद में -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ गई है, ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है। तो देखिए जो ट्रांजिशन होता है ये कहां पर, ये वाले लेवल पर होगा, कहां कहां से, उच्च से, सबसे ऊपर वाले से ट्रांजिशन हुआ, फिर उसके नीचे वाले से ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, ये नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे जाते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइमन सीरीज को। ये वाले देखिए अब ऊपर से ये दूसरे वाले लेवल पर आ रहे हैं तो ये बामर को, और ऊपर से ही ये तीसरे लेवल पर आ रहे हैं, सभी एक एक लेवल से, ऊपर वाले लेवल से आ रहे हैं ऐसे करके। और इसमें देखिएगा ये पूरे वाले ऊपर वाले लेवल से, फिर ऐसे, फिर इस टाइप से ये ब्रैकेट में होता है। और फुंड सीरीज में आपको दो ही दिख रहे हैं, तो ये फुंड सीरीज के लिए होता है। इनकी ऊर्जा भी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अब ये देखिए ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बामर ने ही ये, बामर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ही ये सूत्र बनाया था, लेकिन ये बामर सीरीज के था। लेकिन हम सारी सीरीज की तरंगदैर्घ्य जो मिल रही है, श्रेणी मिल रही है, लाइमन श्रेणी से लेकर फुंड श्रेणी, उन सबकी वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं।
तो ये सूत्र को थोड़ा सा मैंने कन्वर्ट कर दिया है, R बराबर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां पर n1 की वैल्यू उन्होंने कितनी ली थी, 2 ली थी बच्चों, और n2 की वैल्यू 3, 4, 5 ऐसे ली थी। लेकिन हम क्या करते हैं, ये रिडबर्ग जो नियतांक है वो तो वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी, लेकिन n1 की वैल्यू अगर इस सूत्र में हम रख देते हैं 1, तो n2 की वैल्यू हो जाती है एक ज्यादा, मतलब 2, 3, 4, मतलब n1 में कहां से कहां पर n2 की वैल्यू कहां से हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब ऊपर से आ सकते हैं। ऐसे ये किसके लिए होगा, लाइमन के लिए। ऐसे ही बामर के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2, तो n2 की वैल्यू, मतलब यहां पर बामर का निकालना, तो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। पार्शियन के लिए एक बता देता हूं, बाकी दो के लिए आप खुद लिख सकते हैं। तो n1 का मान कितना लिखेंगे बच्चों, 3। ये जैसे n1 का मान आपको 3 दिख रहा होगा, है ना, यहां पर n लिखा है, यहां पर n1 लिख रहा हूं, बात वही है ना। तो पार्शियल श्रेणी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू इसके एक ज्यादा से ऊपर ऊपर वाली वैल्यू होनी चाहिए, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इस टाइप से होना चाहिए। तो आई होप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो वो बोर मॉडल से संबंधित था आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनको भी समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए क्या परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें समझना चाहिए। तो एक सबसे सिंपल सी परिभाषा है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। तो इसको क्या कहेंगे, एक ऐसी ऊर्जा जो परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को या परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक होती है, ऐसी ऊर्जा को हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अगर आपको पता होगा तो अनंत वाली जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। और जो ग्राउंड पर जो ऊर्जा होती है जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं हम, उस पर कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जो माइनस, इसमें से हमें माइनस करना है अनंत वाली ऊर्जा में से, जो ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा है उसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितनी आ गई। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो आयनन ऊर्जा है वो प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब हाइड्रोजन एटम को अगर आयनित करना तो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब विभव की बात कर लेते हैं। तो वही विभव की परिभाषा है, वह विभव जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाए तो वह आयनन ऊर्जा के समान ऊर्जा प्राप्त कर ले, आयनन विभव कहलाता है। और हाइड्रोजन विभव, हाइड्रोजन एटम के लिए आयनन विभव का मान वही है 13.6, लेकिन यहां पर याद रखिए इसकी इकाई चेंज हो गई, तो ये वोल्ट है। तो ये v पर अनंत, अनंत पर आपको पता है विभव कितना होता है, 0 होता है, और 1 का विभव कितना होगा, प्लस में 13, माइनस में 13.6 वोल्ट होगा, लेकिन माइनस माइनस ये क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो आप इसको सिर्फ 13.6 वोल्ट कह सकते हैं। इसके बाद में एक छोटी सी डेफिनेशन और है आपका, उत्तेजन ऊर्जा किसे कहते हैं या उत्तेजन विभव किसे कहते हैं। तो भाई किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेट करने के लिए आपको कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इसको आप एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वही ऊर्जा को बोला है उत्तेजन ऊर्जा। किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोला है बच्चों, उत्तेजन ऊर्जा। इस ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा, और जिस विभव से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजन ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उस विभव को क्या बोलेंगे, उत्तेजन विभव। आई होप ये एटम वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्लास 12 के जो न्यूक्लियाई वाला पार्ट है उसमें एंटर करेंगे, है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। थैंक यू।